सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं वह है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरुआत किया है, उसके बारे में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा कुछ जाना भी है। आज इसमें कुछ और जानकारी हमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मध्यम मार्गी का मतलब होता है कि जो बीच का रास्ता अपनाने वाली। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो देखिए अपने पहले 20 सालों में जब से कांग्रेस बनी 1885 में और 1885 से 1905 तक कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से, यानी जिस तरीके के उसके तरीके थे, काम करने के तरीके थे, जो उनका उद्देश्य था, वो एक मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में उभर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ जो हैं बहुत सही हैं और स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं और जो भी भारत की न्यायोचित मांग होंगी वो उसको शायद मान लेंगे। अब उनकी प्रमुख मांगों में आखिर था क्या? उनकी राजनीतिक मांगें थीं विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीयों को भी उच्च पद पर सेवा करने का एक अवसर मिलना चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, जिसमें कि भारतीयों को अपने पास हथियार रखने पर पाबंदी थी, तथा अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता भी दी जाए। जैसा कि आपको पता है पिछली वर्कशीट में भी हमने समझा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब अंग्रेज़ों ने लगा दिया था तो इससे भारतीयों की अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लग गई थी, क्योंकि इस जो कानून ने वो प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कोई भी भारतीय अखबार अंग्रेज़ों की बुराई के बारे में नहीं लिख सकता था। और उनकी आर्थिक मांगें क्या थीं? लगान कम किया जाना, आर्थिक का मतलब रुपए पैसों से संबंधित, फौजी खर्चों में कटौती, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। ये उनकी कुछ मांगें थीं जो कि न्यायोचित थीं। उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। यानी शुरुआती वर्षों में तो कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि उनका ये उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों का शासन प्रशासन है उसमें सुधार आना चाहिए। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके देखिए, हमने ऊपर सबसे शुरू में आपको ये बताया कि कांग्रेस जो है मध्य मार्गी तरीकों को अपनाती थी। आखिर ये मध्य मार्गी तरीके क्या थे? तो देखते हैं एक बार मध्य मार्गी कांग्रेस के तरीके। आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, यानी पत्र लिखकर या आवेदन लिखकर किसी भी जरिए लिखित रूप में सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाना। फिर जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, यानी जनमत निर्माण करवाने के लिए कि भाई लोगों की इच्छा पूछी जाए, तो प्रतिनिधियों द्वारा, जो जनता के प्रतिनिधि यानी कि नेता, उनके द्वारा प्रयास किया जाता था। भाषणों में अंग्रेज़ी सरकार के कानून की निंदा करके, यानी केवल भाषणों में अंग्रेज़ी सरकार की कानून की निंदा की जाती थी और कोई तरीका भी अपनाया नहीं जाता था। फिर अखबार के द्वारा अखबार में ये निकालना कि किस तरह से अंग्रेज़ी सरकार जो है गलत कर रही है, उसे ठीक करना चाहिए। या लेखों के द्वारा बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने लेख लिखे ताकि अंग्रेज़ी सरकार को पता चले कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं।
तो इस तरीके से कांग्रेस अपने शुरुआती वर्षों में कार्य कर रही थी। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी? क्यों की होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनों को, भारतीय लोगों को विधान परिषद में जगह मिले? तो इसका उत्तर देखिए, ये हो सकता है कि मेरे विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी कि इससे उन्हें लगता था कि वे अपनी मांगे बेहतर ढंग से उनके सामने रख पाएंगे और उन्हें सुझाव भी दे पाएंगे। जहां उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार गलत कर रही है तो उन्हें वो सुझाव भी दे पाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों रही थी? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे लोगों के सामने रखना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग इसलिए थी क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण ही कांग्रेस और दूसरे अन्य नेता अपने विचारों को अंग्रेजों के सामने तथा जनता के सामने रख सकते थे, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाकर उनकी इस स्वतंत्रता को छीन लिया था। फिर प्रश्न नंबर 3, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? कांग्रेस ने अपनी मांगे कैसे रखी? जैसे आवेदनों, प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाना, यानी लिखित रूप में, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करना ताकि अंग्रेजी सरकार को पता चल पाए, और अखबार के द्वारा तथा लेखों के द्वारा भी उसने अपनी मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाया। फिर है प्रश्न नंबर 4, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर ये हो सकता है कि कांग्रेस को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि वे बातचीत के जरिए ही अपनी समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाकर उनका समाधान करना चाहते थे, यानी वो बातचीत के जरिए चाहते थे कि समाधान हो समस्याओं का। और उन्हें ये भी लगता था कि अंग्रेज भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे, यानी जो सही मांगे हैं अंग्रेज उनको आराम से मान लेंगे। तो इस तरीके से ये कांग्रेस शुरुआती वर्षों में अपने कार्य को कर रही थी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर संभव हो और उपलब्ध हो तो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।